अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, आज हम आपकेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहां से हासिल की? लखनऊ से, रामपुर से, अलीगढ़ से और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब चूंकि इनकी इब्तदाई तालीम है, अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, है ना। अब देखिए पैराग्राफ में आप देखिएगा तो मौलाना मोहम्मद अली बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। रामपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की। कहां की थी भाई? रामपुर, है ना लफ्ज रामपुर। तो अब आपका हो जाएगा कि मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहां से हासिल की? रामपुर से। ऑप्शन नंबर बी, ये टीजीटी पीजीटी वाले का क्वेश्चन है जी। उसके बाद साथियों आगे है 42 नंबर में, वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए थे? जर्मनी, पेरिस, इंग्लिस्तान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मजीद तालीम की बात हो रही है तो देखिएगा यहां से, जहां से हमने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे पढ़ेंगे जी। उसके बाद वो आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। अलीगढ़ अपने हिंदुस्तान में ही है। यहां से उन्होंने बीए की डिग्री ली और अव्वल नंबर से कामयाब हुए। इसके बाद वह मजीद तालीम हासिल करने की गर्ज से कहां गए थे? इंग्लिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे? इंग्लिस्तान गए थे। तो अब आपका इसका हो गया कि वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए थे? तो इंग्लिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। 43 नंबर क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली मुलाजिमत क्यों छोड़ दी? बीमार होने की वजह से, मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए, तिजारत की वजह से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तिजारत, मुलाजिमत छोड़ने की बात है। तो अब देखिएगा साथियों, यहां से जहां से हमने आपको पढ़ाया, चूंकि यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तालीम जी इंग्लिस्तान चले गए, वहां 4 साल तक रहे। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद मौलाना मोहम्मद अली रियासत बड़ौदा, कहां पर भाई? रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए, लेकिन वो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजिमत तर्क करके उन्होंने अंग्रेजी में जी कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द नामी अखबारात निकाले। अब यहां पे गौर कीजिएगा, लेकिन वो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन वो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजिमत तर्क करके उन्होंने अंग्रेजी में, तो मुलाजिमत तर्क करने की वजह क्या बनी? तो मुल्क कौम की खिदमत करना। तो साथियों आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद अली मुलाजिमत क्यों छोड़ दी? बीमार होने की वजह से नहीं, मुल्क कौम की खिदमत करने की वजह से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको पढ़ के क्या होगा, है ना, छोड़ दो भाई, चलो कहीं और पढ़ेंगे। अभी आगे आपको पता चलेगा नमक और दाल का भाव। इसने कितना मतलब पहले लॉलीपॉप दिया, जो बोलते हैं ना बिल्कुल हल्का बॉल दे के साथियों बोल्ड करना, इसी को, है ना जी। बैट्समैन तैयार है छक्का मारने के लिए, और कभी कभी इतना लो बॉल फेंक दिया बॉलर ने कि बैट्समैन पहले ही बल्ला भांज दिया, बस हो गया बोल्ड। यही वाला है साथियों, इसने भी किया। आप देखिएगा अभी आगे। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहां मुलाजिम हुए? रियासत बड़ौदा में, रियासत भोपाल में, रियासत बंगाल में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद तो यहां पे देखिएगा तो साथियों आपको मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद मौलाना मोहम्मद अली रियासत बड़ौदा, कहां पर भाई में मुलाजिम हो गए थे? कहां पर? रियासत बड़ौदा, है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है कि इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहां मुलाजिम हुए? रियासत बड़ौदा, रियासत भोपाल, रियासत बंगाल, हस्बे बाला में से एक से जायद। तो रियासत बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए वाला, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चलना है, क्वेश्चन ही
चलना है आपको, ये नहीं कि अपने मन से कुछ आंसर दे दीजिएगा जी, नहीं। पैराग्राफ के अनुसार मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? रेशमी रूमाल तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अदम बगावत तहरीक। अदम बगावत का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, है ना जी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इनकी तहरीक के बारे में बात हो रही है। तो चलिए, जहां से हमने छोड़ा है पैराग्राफ उससे आगे तक, तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। उन्होंने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द नामी अखबारात निकाले। उस वक्त तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। मौलाना मोहम्मद अली हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश में हिस्सा लेने लगे। उस वक्त जुनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली, देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बिरादरान कहा गया है, भी अंग्रेजों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी का मकसद एक था, इसलिए दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। और पहली जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई। पहली जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई। अंग्रेज तुर्की हुकूमत के खलीफा को तख्त से उतारना चाहते थे, इसलिए सब मुसलमान इस बात से नाराज थे। हिंदुस्तानी मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को तख्त से उतारा जाए। मौलाना मोहम्मद अली ने इस मामले में अंग्रेजों की मुखालफत की और पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाई जिसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। तो कौन सी तहरीक चलाई? खिलाफत तहरीक। ये साथियों हिस्टोरिकल बात है। अगर आप जाइएगा ना तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसराइल के बारे में, तो जी जो जहां पर फिलिस्तीन है वो कब्जा किसमें था? तुर्कों के जी तुर्क जो खिलाफत उस्मानिया के थे साथियों, उनके कब्जा में। बाद में अंग्रेजों के कब्जा में गया और फिर अंग्रेजों ने वहां पर फिलिस्तीन को, ये इसराइल लोगों को बसाया था। तो वही वहां से बात है। तो हमें जो पैराग्राफ के अनुसार देखना है कि एक तहरीक चलाई, वो कौन सी तहरीक थी? खिलाफत तहरीक। तो मौलाना मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? खिलाफत तहरीक। तो अब आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलाना ये मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? रेशमी रूमाल तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अदम बगावत तहरीक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, कोई भी आपका सही नहीं है ना। चलिए 45 का हो गया साथियों। तो 45 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए ये वाला पैराग्राफ में, मेरा ये रफीक असल में, तो पैराग्राफ है, छोड़ दीजिए इसको। हम पहले साथियों देखेंगे क्वेश्चन को, चूंकि हमने बताया कि पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। 46 नंबर में रफीक के क्या माना है? दोस्त के, दुश्मन के और जलीस के, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए रफीक के माने होते हैं साथियों दोस्त के। ये पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, चूंकि देखिए पैराग्राफ में आपको यही मिलेगा कि मेरा ये रफीक असल में मेरे मजले भाई का दोस्त था, ये दोनों हम सबक था, मैं इसकी कमजोरियों से वाकिफ था, है ना। यानी रफीक मिलेगा, लेकिन आपको एक लफ्ज इसमें नहीं मिलेगा कि इसका माना क्या है। ये इसमें नहीं मिलेगा पैराग्राफ में, पैराग्राफ में ये नहीं मिलेगा। ये आपके साथियों जो आपने जो पहले से जानकारी हासिल कर रखी है, आपके मेमोरी में जो पहले से बातें वो आप। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे लोग हंसते खेलते दे रहे हैं दोस्त, वो वही है। बॉल आप तैयार है, गेंद तैयार है, आप छक्का मारना चाह रहे थे लेकिन आप बोल्ड हो गए। जी ध्यान दीजिएगा, रफीक का माना होता है दोस्त और जलीस भी इसका माना होता है, इसलिए कि जलीस का माना भी होता है रफीक और जलीस का माना भी होता है दोस्त। ये दोनों लफ्ज साथियों एक साथ है। तो जब आपको पूछा गया, क्या पूछा गया इसमें कि रफीक के क्या माना है, तो रफीक का दोस्त भी माना होगा और जलीस भी होगा। ये दोनों आंसर सही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अतवार का वाहिद क्या है? तरीका, तौर, तुहूर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अतवार का वाहिद होता है साथियों तौर, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुतनब्बा क्या से क्या मुराद है? खबरदार क्या, डांटा, गुफ्तगू की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हमको अब पैराग्राफ पढ़ना होगा कि मुतनब्बा करने का माना क्या होता है,
ताकि साथियों हमको वहां पे पता चल पाए। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ में। जे मेरा ये रफीक असल में मेरे मजले भाई का दोस्त था, ये दोनों हम सबक था, मैं उसकी कमजोरियों से वाकिफ था मगर उसे वफादार दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतनब्बाह किया, मुझे मुतनब्बाह किया कि तुम्हारी सोहबत खराब है। मुतनब्बाह करना आगाह करना, मुतनब्बाह करना खबरदार करना, मुतनब्बाह करना चिताना। तो साथियों मुतनब्बाह करना का यही माना होगा ना। तो मुतनब्बाह किया से क्या मुराद है? खबरदार किया, यह सही है। डांटना और गुफ्तगू नहीं होगा मुतनब्बाह का। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन, लफ्ज इस्लाह की जमा क्या है? सुलह, सलाह, इस्लाहात और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये जमा, वाहिद, मुजक्कर, मुअन्नस, ये पैराग्राफ में कहीं भी खोजिएगा नहीं मिलेगा। ये पहले से आप याद करके रखेंगे या पहले से जो आपने मुताला किया उससे। इस्लाह की जमा है साथियों इस्लाहात। क्या होगा? इस्लाहात। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज तरद्दुद के क्या माना है? तशवीश, परेशानी, उलझन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज तरद्दुद जे। अब देखिए इस लफ्ज को साथियों हम पैराग्राफ में खोजेंगे नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसका लुग़वी माना हमको तलाश करना है। जे 50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? अरे भाई वीडियो को तो लाइक कर दीजिए एक बार, जी जान लगा दिया हूं आपके लिए। एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें आप लोग। तरद्दुद का क्या माना है? कुछ लोग तरद्दुद का क्या माना है? जे लफ्ज तरद्दुद का क्या माना है जी बताइए। आज का क्वेश्चन करने के बाद कुछ लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, कुछ लोग तशवीश में पड़ जाएंगे, है ना। तो तरद्दुद का जो माना होता है साथियों, तशवीश भी होता है। तशवीश जी, तफ्तीश का मतलब होता है खोजना, और तशवीश का मतलब तरद्दुद में पड़ जाना, और परेशानी भी इसका माना होता है ना, उलझन भी होता है साथियों। तो तरद्दुद के क्या माना हो गए? दोनों माना हो गए। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद। तो 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ आया है तो देखिए सबसे पहले साथियों आपने देखा 41 से लेकर 45 तक 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से, ये बिल्कुल आसान था। उसके बाद फिर आपको 46 से लेकर 50 तक साथियों दूसरा पैराग्राफ, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, है ना। अब एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसमें पूछा गया है उलूम का वाहिद क्या है? आलिम या फिर अल्लामा या फिर इल्म, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उलूम का साथियों वाहिद क्या होगा? तो उलूम का वाहिद है इल्म, इल्म की जमा उलूम। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ के क्या माना है? इज्जतदार, बावक़अत, शरीफ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ के क्या माना है? तो साथियों अगर आप पढ़ेंगे यहां पर तो सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। अब मुअज़्ज़ज़ का माना आपको पूछा गया है। देखिए मुअज़्ज़ज़ का मतलब होता है एक इज्जतदार घराना, या एक शरीफ घराना, या फिर एक बावक़अत। तो साथियों मुअज़्ज़ज़ के ये तीनों माना है, इज्जतदार, बावक़अत और शरीफ ज़ादा। तो इसीलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को वहां पर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खान ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। 1862 में जब वो गाजीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ उलूम, खासकर साइंसी उलूम के मुताले को फरोग देना था। 1869 में सर सैयद अहमद खान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापिस आकर उन्होंने अंग्रेजी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। तो भाई रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने। तो क्या होगा? रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
54 नंबर, सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत कब इख्तियार की? 1869 में, 1839 में, 1862 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे जे ठीक है ना। सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत कब इख्तियार की? तो आप यहां पे देखिएगा, सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खान ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। कब किया था? 1839 में। तो क्या होगा साथियों, सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत कब इख्तियार की? 1839। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अंजुमन किसे कहते हैं? बज़्म को कहते हैं, मजलिस को कहते हैं, सोसाइटी को कहते हैं, और उसके बाद साथियों आगे है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब देखिए ये लफ्ज अंजुमन किसको कहेंगे भाई? अंजुमन साथियों बज़्म को भी कहते हैं, अंजुमन जो है मजलिस को भी कहते हैं, और अंजुमन जो है सोसाइटी को भी कहते हैं। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है साथियों आगे, ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने देखा 55 नंबर, 51 से लेके 55 तक, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया आपका। 51 से 55 यानी 5-5 का पैराग्राफ है। अब साथियों फिर आपको पैराग्राफ ही एक है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले एक लफ्ज पूछा गया, मुहक्किक किसे कहते हैं? किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला, अफसाना लिखने वाला, तस्वीर बनाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पहले यहां पे देखिए, मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवानिह निगार, जबानदां, लोगत नवेस, माहिर कवायद और साहिब तर्ज इंशा परदाज थे। कितना लफ्ज है? मुहक्किक बोलते हैं साथियों हकीकत को तलाश करने वाला, सवानिह निगार यानी सवानिह उम्री लिखने वाला, जबानदान यानी साहिब जबान, लोगत नवेस यानी लोगत लिखने वाला, माहिर कवायद यानी साथियों माहिर कवायद का मतलब हुआ साहिब कवायद थे। तो हमको पूछा गया है मुहक्किक किसे कहते हैं? मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाले को, और तहकीक करने का मतलब हुआ कि किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अफसाना लिखने वाले को साथियों बोला जाता है अफसाना निगार। क्या बोला जाता है? अफसाना निगार। नाविल लिखने वाले को नाविल निगार। तस्वीर बनाने वाला साथियों इसको बोला जाता है मुसव्विर। आपने पढ़ा होगा कुतुब मुश्तरी मसनवी में कि अपने वक्त का दुनिया का लासानी मुसव्विर कौन था भाई? तो उत्तारुद था। कौन था? उत्तारुद था। नहीं, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जज्बात का वाहिद क्या होगा? जज्बों, जज्बा, अन जज्बा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जज्बात का वाहिद होगा जज्बा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तदवीन से क्या मुराद है? जी तदवीन से जी नाकिद होना, तरतीब देना या मुरत्तब करने का अमल, तो शेरो शायरी का रसिया होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज्यादा असर है। बोलचाल की सादा जबान में पुरखुलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। इबारत में उलझाव नहीं। मुश्किल जबान लिखने वालों को वह उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान जबान लिखने पर जोर देते थे। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन और तरतीब और अशायत उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तो तदवीन का मतलब होता है साथियों किताबों को मुरत्तिब करना, है ना जी। तो तदवीन का मतलब क्या हो जाएगा? तदवीन से मुराद है तरतीब देने या मुरत्तब करने का अमल, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लुगत नवेस किसे कहते हैं? मुहावरा। लुगत नवेस क्या है? मुहावरा है, कहावत है, मुरक्कब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुहावरा की साथियों अलामत है आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा होना, जैसे 9 2 11 होना, है ना, ये मुहावरा है। तो लुगत नवेस ये मुहावरा नहीं होगा।
कहावत को साथियों बोला जाता है जरबुल मसल। और जरबुल मसल जो है यानी कोई कहावत, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये कहावत है। लुगत नवेश साथियों कहावत नहीं है। इसमें एक लफ्ज है लुगत, दूसरा लफ्ज है नवेश, है ना। तो ये साथियों मुरक्कब लफ्ज होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में, सवानेह निगार किसे कहते हैं? सफर की रुदाद लिखने वाला, अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करने वाला, दास्तान सुनाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, सवानेह निगार किसे कहते हैं? सवानेह निगार किसे कहते हैं? सफर की रुदाद लिखने वाले को साथियों क्या बोला जाता है? सफरनामा निगार। क्या बोला जाता है? सफरनामा निगार। क्या बोला जाता है? सफरनामा निगार, है ना। इसको सवाने निगार नहीं बोलेंगे। अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करने वाले को बोला जाता है खुद नविश्त नामा निगार, है ना। खुद नविश्त निगार, खुद नविश्त निगार यानी अपने बारे में खुद लिखना। और साथियों दास्तान सुनाने वाला ये नहीं होगा। सवानेह निगार का मतलब यह हुआ कि दूसरी की हयातो खिदमात को बयान करना। भाई देखिए, एक होता है सवानेह निगार, एक होता है खुद नविश्त। खुद नविश्त उसको बोलते हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखना। जैसे ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ा होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी हयातो खिदमात तज़किरा नामी खुद नविश्त में लिखा था। लेकिन आपने पढ़ा होगा सर सैयद अहमद खान के नाम से हयाते जावेद किसने लिखा था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। यह साथियों सवानेह उम्री है और यह तज़किरा है। तो सवानेह निगार कहते हैं जो सवानेह उम्री लिखता है। तो इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। तो 60 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।